गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। एंड इस लेक्चर नंबर 4 का जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा आज। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड जितने भी क्वेश्चन वेराइटीज होता है, आई रिपीट अगेन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे आता है नीट एंड जेई में, वो सारे क्वेश्चंस को हम तरीका से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड उसके जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं जरूर बताऊंगा। एंड पक्का ये पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में बेस्ट वीडियो होगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ठीक है, यही है। बाकी ये मेरा चैनल है उड़ीसा वाला विद्या सर। अगर आप लोगों को वीडियो एंड क्वेश्चन से सही समझ आ जाएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आपको परफेक्ट वीडियो मिलता रहेगा एंड सिस्टमेटिक वीडियो मिलेगा। थैंक यू। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला लेक्चर 4 1 2 3 ऑलरेडी मैंने बना चुका हूं। अब जाके देखना है तो देख सकते हो। अभी एम्पिरिकल फार्मूला जो पढ़ेंगे इसके लिए हम जाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला के पास। हियर इज द टॉपिक। बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड का सिंपलेस्ट भी होना चाहिए, होल नंबर भी होना चाहिए। सिंपलेस्ट मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। होल नंबर का मतलब वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। यानी डेफिनेशन याद रखना, कोड वर्ड सिंपलेस्ट होल नंबर होना चाहिए वर्ड। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड लिखा हुआ है। 2-4 एग्जाम्पल देख के एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि पहला एग्जाम्पल के अंदर में अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि पहला एग्जाम्पल के अंदर में मेरे पास लिखा हुआ है कि जैसे ग्लूकोज लिखा हुआ था, नहीं पहले था ग्लूकोज। यानी अगर मेरे पास ये रहेगा C6H12O6, ये के कंपाउंड है, इसके एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? बच्चों, अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए क्या हो जाता है ना, सिंपलेस्ट करेंगे। देखो 6 12 6 हम ऐसा है कि डिजिट में डिवाइड कर देंगे ताकि ये जो तीनों आटम्स होंगे वो सारे तीनों आटम से डिवाइड हो रहे होंगे, तभी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो फिर कैसे होगा ना, 6 में डिवाइड कर देंगे C1 एंड H हो जाएगा 2, O हो जाएगा 1 एंड उसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे CH2O। इस तरीका से हम इसको लिखेंगे। यानी ये फार्मूला ग्लूकोज है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसकी एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा, एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट जब कर देंगे तो ये हो जाएगा CH2O। आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या करा, सारे वेराइटी क्वेश्चन से चुन चुन के रखा मैंने। आप देख लोगे, कोई इसके अंदर में दिक्कत आपको होने वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 11th शुरू कर रहे हो, जस्ट 10th पास करके आए हो, तो मैं धीरे धीरे बोलता हूं तो आपको भी समझ आ जाएगा। एंड ये याद रखना, आपको कहीं पर भी इससे ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं सिस्टमेटिकल जा रहा हूं। तो ये होगा CH2O, ये होगा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H12O6। दूसरा क्वेश्चन से क्या मैंने लिख रखा था, जो लिख रखा था वही बताऊंगा, बाकी एक्स्ट्रा भी बता सकता हूं। एक और क्वेश्चन से देख लो। मान लीजिए मैंने ये ले लेता हूं, दोनों फ्रैक्शन वाला बाद में करूंगा। H2N2O6 कैसे है? H2N2O6 देख लो बच्चा, कैसे होता है ना, H2N2O6। अगर कहीं पर भी हमारे पास है कोई क्वेश्चन से दिया गया है फार्मूला जिसका जो आटम्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमें जितना सिंपलेस्ट हो सकता है करेंगे। यानी जो सबसे छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर मतलब नंबर में जिसका वैल्यू कम है, उस वैल्यू को सबके साथ डिवाइड कर देंगे। उस वैल्यू को सबके साथ डिवाइड कर देंगे। मगर इधर देखो 2 2 6, तो मैं क्या करूंगा, छोटा वैल्यू 2 है, 2 को 2 में डिवाइड कर देंगे, 1 होगा। तो यानी हाइड्रोजन हो जाएगा 1। तो फिर नाइट्रोजन में जो 2 है, 2 को 2 में डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1। तो यानी ये हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हो जाएगा 1। अभी 2 डिवाइड करना पड़ेगा ऑक्सीजन को 6 में, तो 6 डिवाइड बाय
2 इक्वल टू 3, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जो फार्मूला हो गया नाइट्रिक एसिड और HNO3 जो हो गया, ये है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ H2N2 एंड O6। तो यानी ऐसा एक डिजिट जो स्मॉलर डिजिट होगा उसी को सबके साथ डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म हमको मिल जाएगा। ये तरीका होता है, अभी तक मैंने यही बोला, ये एम्पिरिकल फार्मूला HNO3। अब देखो इधर से जो क्वेश्चन से हम देखेंगे, N 0.5p, H 1.5p। अगर आपको है ना, तो इसके अंदर में हमें क्या करेंगे, इधर देखो एक क्वेश्चन से देखो, पहले तुमने N 0.5p, H 1.5p, मैंने बोला था सिंपलेस्ट होल नंबर, फ्रैक्शन में तो रखेंगे नहीं, सिंपलेस्ट रखेंगे, होल नंबर रखेंगे। देखो बेटे 1.5 को कम से कम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 0.5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। तो हो रहा है ना, सबसे सिंपलेस्ट है। ऐसा नहीं कि 5 में कर देंगे, 10 में कर देंगे, बहुत बड़ा नहीं होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या करूंगा कि इनमें से यहीं पर इसका आंसर अगर हम करते हैं, कैसे करूंगा ना, मैंने 2 मल्टीप्लाई करूंगा नाइट्रोजन में एंड हाइड्रोजन में ऑल्सो। तो 2 मल्टीप्लाई कर देने से कितना हो जाएगा ना, मैंने यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले 0.5 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है 1, एंड 1.5 इंटू 2 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 3। ऑफ कोर्स हमें यही वाला चीजों को जब लाएंगे तो कैसे हो जाएगा ना, नाइट्रोजन हो जाएगा 1 एंड हाइड्रोजन हो जाएगा 3। द फॉर्मूला इज द अमोनिया। यू अंडरस्टैंड, हमें सिंपलेस्ट है, और सिंपलेस्ट नहीं होगा ये, और सिंपलेस्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, फ्रैक्शन होता नहीं है। अब एक नया क्वेश्चन से देखो, इधर से A 3.5p एंड B 2.5p दोनों फ्रैक्शन में है, हम ऐसा एक डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाएगा, नॉट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर। देखो मान लीजिए मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7। मिनिमम तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2, अगर किसी को 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तो यहां पर अगर मैं तुम्हें उधर लिख के जाऊंगा A 3.5p, B 2.5p, देख लो मैं इधर बताता हूं, A 2.5p एंड B 3.5p, शायद यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, A 3.5p, B 2.5p, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, A 3.5p, B 2.5p, चलो जो लिख दिया उसको ही करता हूं, कोई बात नहीं। A 2.5p, B 3.5p, तो जो A 2.5 होगा इसको हमें कम से कम 2 में मल्टीप्लाई जब कर देंगे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका 2 में कर देंगे तो ये आ जाएगा, A आ जाएगा 5 एंड B आ जाएगा 7, B आ जाएगा 7, तो A5 B 7। देखो ये जो मॉलिक्यूल बना, इसको फर्दर हमें डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 5 7 सिंप्लीफाई और फर्दर नहीं होगा, जब तक फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा वो हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट एंड होल नंबर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड और एनी मॉलिक्यूल्स, और दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। अगर सपोज एक नया क्वेश्चन से अगर मैं इधर से अराइज करके बताना चाहूंगा, सपोज मैं यहाँ पर कहूंगा कि मैंने यहाँ पर दे दूंगा कि ए सपोज मैं देता हूं इसके अंदर में 1.6, A 1.66, A 1.66 बेटा मैंने दिया। ये 1.66 का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने हिसाब किताब लगाया कि अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा 16 3 48, यानी 5 में जाएगा अगर 3 करेंगे तो अगर मैंने इसमें से बी में रख दूंगा 36, मैं अगर बी में ये रख दूंगा कि लेट सपोज 1.5 मैंने रख के कोशिश कर रहा हूं, इसको कैसे करेंगे, सपोज ये तो 2 में जाएगा, चलो ठीक है, 2 में ये 3 हो जाएगा, 2 में ये नहीं होगा, तो इसको अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो ए हो जाएगा 5 एंड ये 3 हो जाने से ये बी हो जाएगा 4.5, 1.5 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4.5, तभी भी बना नहीं, एग्जैक्ट बना नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको डबल कर देंगे, डबल जब कर देंगे तो ए हो जाएगा 10, ए हो जाएगा 10 एंड बी हो जाएगा 9। तो ये जो
10 एंड 9 हो जाएगा फॉर्मूला, यही होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यानी हमको कितना मल्टीप्लाई करने से एटलीस्ट एक डिजिट जो है वो परफेक्टली होल नंबर आता है वो चेक कर लेंगे। फिर बाद में हमने दूसरे वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई करके एक सिंपलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई, सबसे छोटा 2 यहाँ पर सबसे छोटा हुआ, मल्टीप्लाई करके कर दिया तो A10 B9 हो गया आंसर। इस तरीका से मैंने तुम्हें डेफिनेशन समझाने की कोशिश करा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। क्या है एम्पिरिकल फार्मूला ना? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, इट इज नोन एज द एम्पिरिकल फार्मूला। मैंने ये 4 एग्जाम्पल दिया। एक छोटा एग्जाम्पल पहले पहले कभी AIPMT में आया था तो एक क्वेश्चन से मैंने लिखा व्हिच हैव ए सेम एम्पिरिकल फार्मूला लाइक दैट ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन है व्हिच हैज ए सेम एम्पिरिकल फार्मूला लाइक दैट ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर जो क्वेश्चंस में ऑप्शन वगैरह दिया गया है, इस ऑप्शन के अंदर में एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, सुक्रोज है, इथेनॉल है। अगर बच्चा पहली बार 10th पास करके 11th में आया एंड ये टॉपिक को देखा तो उनके लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं होगा बेंजोइक एसिड क्या है, उसको शायद पता नहीं होगा कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, तो प्रॉब्लम में वो फंसेगा। यानी क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन आप जब 2 साल 11th-12th के लेवल तक आ जाओगे तो ये बढ़िया से आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ड्रॉपर हो या आप थोड़ा इंटेलिजेंट हो तो आपको शायद समझ आ गया होगा आंसर क्या है ना बेटे, क्योंकि सबके लिए ये फायदा होगा, राइट। अब देखो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे गैस करोगे तो बच्चा करेगा सुक्रोज, ऐसा नहीं है। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला किसके साथ सेम होगा? सबसे पहले हमें ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे जिसका आंसर है CH2O। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। डन। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है तो हम देखेंगे और किन किन का एम्पिरिकल फार्मूला यही होगा, देखते हैं। मान लीजिए देखो ये जो एसिटिक एसिड है इसका फार्मूला का नाम क्या होता है? ये होता है, मैंने ऐसे लिखता हूँ येलो में CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला। ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला हो जाएगा COOH नीचे बेंजीन रिंग, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ये इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5POH। तो ये सब फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए जब धीरे धीरे पढ़ लोगे। अच्छा, मैं अगर बेंजोइक एसिड को देखूंगा, बेंजोइक एसिड कभी नहीं होगा। मैं ये वाला पार्ट को हल्का सा मिटा देता हूँ, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, ये तो पहले से पता है। ग्लूकोज का जो है CH2O है, ठीक है। अब इन पार्ट को अगर हमें मिटा देते हैं तो अब हमें क्वेश्चन कर पाएंगे C12H22O11 परफेक्ट है। तो अब क्या है बेटे, अगर मैं कहूँगा बेंजोइक एसिड, इसका सिंपलीफाई देखो, कार्बन कितना है 6 के 7 है, इसमें 7 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 है, 6 हाइड्रोजन 6 है। ऑक्सीजन कितना ना 2 है। तो इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, 7 6 2 नहीं होगा सिंपलीफाई, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो यानी ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया था? ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O आया था, राइट। लेकिन अभी ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा, सुक्रोज का 12 22 11, ये किसी भी हाल पे सिंपलेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई किसी से कट नहीं रहा है, मतलब सिंपलेस्ट नहीं होगा। तो फिर ये नहीं होगा इनके साथ बराबर। ये 2 5 2 6 अगर हम शॉर्टकट कर देंगे 2 6 1 O, अगर 1 O है तो ये सिंपलेस्ट नहीं हो रहा है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक ही बच गया एसिटिक एसिड, इसको प्रूव कर लेंगे कैसे ना। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 1 4 है, 4 है, ऑक्सीजन 2 है, C2H4O2। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड कर देंगे सब में, तो ये आ जाएगा C2H2, सॉरी ये हो जाएगा CH2O। कैसे ना, 2 4 2, यानी ये 2 था 4 2 था, 2 में डिवाइड कर देंगे तो C1H2O। तो यही था ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का है वही एम्पिरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड का भी है। इसके लिए तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। इस तरीका से हमें छोटा मोटा क्वेश्चन से कर दिया अभी इसके अंदर में व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ना सिंपलेस्ट होल नंबर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब आ जाएगा बच्चा, जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल का कुछ टिप्स होता है।
देखो टीचर, अगर जेई को पढ़ाने वाला टीचर कौन होता है ना, जो पहले से जेई का पेपर सॉल्व करके रखा होगा, ताकि उन क्वेश्चन के बिहाव के ऊपर वो आपको थ्योरी बताएगा, लेकिन वो आपको वो थ्योरी नहीं बताएगा जो आपके बुक में लिखा हुआ है। वो आपको वो थ्योरी बताएगा जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनको मिला। तो आपको वही चीज मैं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद जो चीज मिला उसको मैंने अपने ढंग से मेरा थ्योरी बना के बता रहा हूं। तो अगर मेरा वीडियो आपके पास से आ रहा है या आप देख रहे हो तो आप फॉर्चुनेट हो, आप खुशनसीब हो आप, क्योंकि आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाता है, मिल जाएगा। एंड फ्यूचर में एम्पिरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन सी आपको जरूर आ जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल टिप्स होता क्या है देखेंगे। एक कंपाउंड आपको दिया जाएगा जिस कंपाउंड के अंदर में 3 एलिमेंट या 2 एलिमेंट होंगे। दिस इज उस कंपाउंड के अंदर में 5 किस्म के न्यूमेरिकल कैसे होगा ना, अगर उस कंपाउंड के अंदर में जो एलिमेंट होंगे उस सारे एलिमेंट का मोल्स दिया होगा, आई रिपीट मोल्स दिया होगा, मोल, तो फिर हमें आराम से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर देंगे। क्योंकि जो मोल होगा उसी मोल को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखेंगे वही होगा एम्पिरिकल फार्मूला। मैंने क्वेश्चन से बनाया हूं, क्वेश्चन जब करूंगा और समझ आ जाएगा। सिंपलेस्ट मोल, अगर मोल होगा तो डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। समझा करो, यही न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है। 2 नंबर पे अगर मोल नहीं दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा, मान लीजिए ए 10% है, बी 60% है, सी 30% है, ऐसे करके अगर एलिमेंट दिया होगा कंपाउंड के अंदर में परसेंटेज, तो ये परसेंटेज कुछ और नहीं है बच्चा, ये कंपोनेंट जो परसेंटेज होता है ये मास परसेंटेज है, उसको हमें मास के हिसाब से लेंगे। अंडरस्टैंड। फिर हर एलिमेंट का जो मोलर मास होगा उस मोलर मास को हमें डिवाइड कर देंगे उस मास परसेंटेज में, वो आ जाएगा मोल। पहले मोल था, हमें आराम से निकालते थे, जो शॉर्टेस्ट मोल था, जो छोटा मोल था, उसको सब में डिवाइड करके हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते थे। आई रिपीट, जो छोटा मोल है उसको सब में डिवाइड करके हम एम्पिरिकल फार्मूला पाएंगे। आगे करूंगा क्वेश्चन। लेकिन अगर मोल नहीं दिया है तो हमारा मेन काम होगा किसी भी तरीका से हमें मोल पता कर लेंगे। वो कैसे होगा ना, मोल नहीं दिया हो तो क्या हुआ, परसेंटेज तो दिया हुआ है, तो परसेंटेज मतलब मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मीन्स आप मास सोचोगे, तो मास बटा उसके मोलर मास आपको पता होगा या दिया होगा, वो डिवाइड करके मोल आएगा। तो सबका मोल आएगा, जिसका छोटा मोल होगा उसको सब में डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर फार्मूला हम पाएंगे, तभी आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल पाओगे। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। 3 नंबर में अगर परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स आर इनडायरेक्टली गिवन, डायरेक्टली नहीं है, मतलब मैं तुमको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा ये बातें, पहला लेक्चर मेरा देख लोगे, ऐसे बताया होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम है तो कार्बन का परसेंटेज कितना है ना, कार्बन का मास बटा टोटल मास इंटू 100 इंटू जितना का टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मास। यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन भी कर दूंगा, मैंने पहला वीडियो में ये सब करा था फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर परसेंटेज दिया नहीं है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास में से हमें कार्बन का परसेंटेज निकाल देंगे। कार्बन का मास बटा टोटल मास इंटू जितना मास दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कार्बन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100, फिर इंटू जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन होगा। ठीक है ना, ये तरीका है। तो इस तरीका से हमें कार्बन का परसेंटेज निकाल देंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल देंगे, अदर एलिमेंट का परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने के बाद बच्चा क्या होगा, तो फिर हमें जो एटॉमिक मास में डिवाइड करके मोल निकाल देंगे। जैसे ही मोल निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा सिंपलेस्ट मोल को एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे। मैं क्वेश्चन जब करूंगा आपको समझ आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब मोल डायरेक्ट दिया होगा तो ओके, सिंपलेस्ट मोल करोगे। अगर मोल नहीं दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा, तो परसेंटेज में एटॉमिक मास को डिवाइड करके मोल निकालोगे, उससे फिर आपको एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। अगर परसेंटेज नहीं दिया गया है तो किसी भी तरीका से जो मैंने पहले सिखा रखा हूं, परसेंटेज निकाल दो, फिर आप मोल आपके पास आ जाएगा। फिर मोल से करना, कहानी यही है। और एक सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण काम जो है यहाँ पर, आफ्टर फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, क्वेश्चंस में एम्पिरिकल फार्मूला पता हो जाने के बाद पूछता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। इसके लिए बच्चा एम्पिरिकल फार्मूला अगर पता हो गया, तुम्हें कैलकुलेट कर लिया, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है, तो इसके लिए जरूरी है क्वेश्चन के अंदर में मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दिया होगा।
गिवन होगा। तो वही बात मैं बताऊंगा कि अगर मोलर मास डायरेक्ट दिया होगा तो अच्छा है, तो हमें मोलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करके एन निकाल के क्वेश्चन हो जाएगा, मैं करूंगा। अगर इनडायरेक्टली मोलर मास दिया जाएगा तो हमें किसी तरीका से मोलर मास को निकाल के फिर हमें एन फाइंड करके फिर एन को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला में, हमारा मोलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। अभी करने वाला हूं, थोड़ी देर 2 मिनट रुक जाओ। फिर क्रिस्टलाइन सॉल्ट के बारे में क्वेश्चन होगा, अनहाइड्रस सॉल्ट के बारे में क्वेश्चन होगा, या आईआईटी एडवांस का होगा, यहां तक जेईई मेन नीट तक हो जाएगा। डन। जाता हूं करने के लिए क्वेश्चन बढ़ते जैसे। अब दूसरे पेज में सारे क्वेश्चन से आ गया। अब ये मेरा क्वेश्चन है बच्चा। अब ये क्वेश्चन को आप पहला क्वेश्चन को बड़े शुरू में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से दिया मैंने मोल्स को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ए कंपाउंड हैज ए 2 एलिमेंट्स है सल्फर एंड ऑक्सीजन, देयर रेस्पेक्टिव मोल्स आर 0.66 एंड 1, 0.66 एंड 1, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। यानी क्वेश्चन के अंदर में देख लो, पहला क्वेश्चन यही है, तो आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, 1 2 3 तो क्वेश्चन तक तो दिख रहा है। और नीचे क्वेश्चन है, कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, सल्फर ऑक्सीजन है, मोल्स 0.66 एंड 1 है। करेंगे क्वेश्चन से। किसी कंपाउंड के अंदर में बच्चा, किसी कंपाउंड के अंदर में सल्फर एंड ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट है। इसमें से सल्फर का जो मोल है, सल्फर का जो मोल है कितना है ना, 0.66 है। ऑक्सीजन का जो मोल है वो कितना है, 1 है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा ना, ऐसा कौन सा डिजिट में मल्टीप्लाई करने से 0.66 होल नंबर में हो जाएगा, वो तो होगा ही होगा। कैसे भी 1 में करेंगे 1, 2 में करेंगे 2, 3 में करेंगे 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कैसे करूं, तो इसको जब मैंने 3 में मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, मैंने इसको 3 में मल्टीप्लाई अगर कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, 8 1, 6 3 18 1 19, यानी 19। तो ये आ जाएगा 1.98 इक्वल टू ये 2 हो जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत 6 6 6 6 करके जाएगा। तो इसको भी 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यानी फार्मूला क्या हो जाता है, H2O3। तो H2O3 में एक्चुअली 2 माइनस भी होता है। H2O3 का नाम होता है थायोसल्फेट। क्या नाम होता है इसका, थायोसल्फेट। ठीक है बच्चा, आगे काम आएगा जब टाइट्रेशन क्वेश्चंस करोगे फ्यूचर में, ठीक है, आगे जाके जब। तो समझ आ गया। जैसे मोल था, ये जो मोल था, इस मोल में अगर ये सिंपलेस्ट होल नंबर में होता तो मैं इसी को बोल देता कि यही एम्पिरिकल फार्मूला है। अब फ्रैक्शन में मुझे रखना नहीं है, 1 में मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, 2 में करूंगा तो ये बनेगा नहीं, तो 3 में करने से बन जाता है। तो उसको 3 इसको 3 में कर दिया तो दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो यही है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। बड़ा छोटा क्वेश्चन है, आई थिंक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए कंपाउंड हैज 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, देयर रेस्पेक्टिव मोल्स आर 2 और 3। अच्छी बात है, रेस्पेक्टिव मोल्स आर 2 और 3। बोला कि एक कंपाउंड, से मैंने 2 नंबर क्वेश्चन से करूंगा। एक कंपाउंड मेड अप ऑफ ए एंड बी, ठीक है, देयर रेस्पेक्टिव मोल्स आर, ए का मोल होता है 2, बी का मोल होता है 3। सबसे पहले क्या करते हैं ना, जब दोनों का मोल दिया होता है, हम पहले कोशिश करेंगे जो छोटा मोल है उसको सब में डिवाइड करेंगे। जो छोटा मोल है अगर डिवाइड हो गया तो जो वैल्यू आया डिवाइड होके, तो वो हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला का स्टोइचियोमेट्री। लेकिन अगर 2 3 में से कोई भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, परफेक्टली नहीं हो रहा है, अगर नहीं होता है डिवाइड कोई किसी से, तो जो मोल दिया गया है वही सिंपलेस्ट मोल है। यानी इट इज इंप्लाई दैट ए हो जाएगा 2 एंड बी हो जाएगा 3। यही है इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यही है एम्पिरिकल फार्मूला। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब बेटा हमें करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के पास जाएंगे। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन से क्या होता है ना, देखो 3 नंबर क्वेश्चन, ये कंपाउंड हैज 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, देयर रेस्पेक्टिव मोल्स आर 2 और 6, फाइंड एम्पिरिकल
फार्मूला। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर में मेरे पास आ रहा है, एक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है। नाइट्रोजन का मोल होता है 2, हाइड्रोजन का मोल होता है 6। अच्छा, ये 2 6 क्या सिंपलेस्ट है? इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है ना? 2 को 2 में डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा। 6 को भी 2 में डिवाइड कर देंगे, यानी हमें करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3, फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। यानी जो डिवाइड करेंगे तो दोनों में सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे। रूल कहता है कि जो छोटा डिजिट है उसी को सब में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा है तो वही होगा एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, अब ये डिवाइड हो रहा है, होने के बाद ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, तो ऑफकोर्स एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा N1H3। इसको हमें अमोनिया कहते हैं, दैट इज कॉल्ड NH3। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हम जाएंगे, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन से मेन क्वेश्चन यही आया। ए कंपाउंड हैज ए कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड के अंदर में परसेंटेज डायरेक्टली दिया हुआ है, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया परसेंटेज अगर मोल नहीं दिया होगा तो परसेंटेज दिया होगा, अगर परसेंटेज डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो कंपाउंड का मास दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन का वेराइटी होता है। तो अभी 4 नंबर क्वेश्चन में कंपाउंड के पास है, अब देख लो क्वेश्चन से। ए कंपाउंड हैज ए कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन परसेंटेज 84 एंड हाइड्रोजन परसेंटेज 8 है, तो फाइंड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत बढ़िया, जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे कार्बन परसेंटेज 84। चलिए देखो कैसे क्वेश्चन हो रहा है। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर में कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो कार्बन का जो परसेंटेज है वो 84 परसेंटेज है, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 8 परसेंटेज है। तो बोला कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है ना बेटा। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको मोल चाहिए, यहां हमको परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज जो दिया हुआ है तो परसेंटेज से हमने मोल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ना, जो परसेंटेज है वो एक्चुअली मास परसेंटेज है, उसके लिए छोटा सा टेबल बनाओगे। अगर आप IIT JEE मेंस का अच्छा दिमाग वाला बच्चा है तो आप उंगली गिन के भी करोगे। 11th वालों के लिए कैसे होगा वो मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये करना है कि दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। आप एक कॉलम बनाओगे एलिमेंट के बाद मास परसेंटेज का एक कॉलम बनेगा। मास परसेंटेज के बाद मोलर मास या एटॉमिक मास जो भी करोगे, फिर मोल करोगे, फिर आ जाएगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला EF। एम्पिरिकल फार्मूला पूरा लिखोगे तो इस तरीका से कि टेबल तुम्हारे सामने मिल जाएगा। बेटा जब टेबल मिल जाएगा, हमारे पास एक एलिमेंट था कार्बन एंड एलिमेंट था हाइड्रोजन। मैंने व्हाइट में लिख देता हूँ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मास परसेंटेज था 84 परसेंटेज एंड 8 परसेंटेज। बेटा जो मास परसेंटेज है उसी को हमने मास समझकर क्वेश्चन करना होता है। ये पूरे लेक्चर में यही कहानी है। अच्छा, 84 मतलब 84 मास मान लो, ग्राम मान लो। कार्बन का मास होता है, मोलर मास होता है 12 या एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर इसको मैंने मास मान लूंगा, इसको मोलर मास मानूंगा तो 84/12 मोल कितना हो जाएगा? 84 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा? 12 7 जा, तो फिर ये 8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 8। तो देखो 7 एंड 8 हो गया, कार्बन 7 एंड हाइड्रोजन 8 हो गया मोल। कार्बन का मोल 7 है, हाइड्रोजन का मोल 8 हो गया। तो जो 7 8 है कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C7H80। ये क्वेश्चन से करीबी पता नहीं ईयर कब है, लेकिन IIT JEE में आया था ये क्वेश्चन। IIT JEE में आया था, लेकिन ऐसे नहीं था फॉर्मेट, वो आगे है, मैं करूंगा। आंसर था C7H80। अगर मोल किसी से 7 से 8 है, कोई किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन यही रहेगा C7H80। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया। एक ट्रिक से परसेंटेज से पहले मोल निकाल दो, देन मोल को सिंपलेस्ट फॉर्म करके एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। आई थिंक समझ आ गया होगा, बार बार रिपीट करता हूं। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, धीरे धीरे ये टिपिकल क्वेश्चन आ गया।
अब यही क्वेश्चन को डिटो क्वेश्चन ये IIT JEE मेंस में आया था, तो ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो मैंने लिखा, ए कंपाउंड हैज ए कार्बन एंड हाइड्रोजन आफ्टर कंबशन 3.080 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.72 ग्राम वाटर बना, एम्पिरिकल फार्मूला कितना है। अच्छी बात है। देखो क्वेश्चंस क्या है ना, एक कंपाउंड है जिसके अंदर में कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। समझ में आ गया कंपाउंड में क्या है। एक कंपाउंड है जिसके अंदर में कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। तो जब भी वो कंपाउंड को बर्निंग किया गया, कंबशन किया गया, इस कंपाउंड को जब हमें कंबशन करेंगे तो कंपाउंड के अंदर में क्या क्या बना ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना एंड वाटर बना। कॉन्सेप्ट कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना ना, 3.38 ग्राम, 3.08 बना, शायद 3.08 बना। देखता हूं कितना बना दिया, यस 3.08 बना, 3.08 बना। ठीक है, इसमें 3.08 बना, 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बन गया 0.72 ग्राम ऑफ वाटर बन गया बेटा। ये एक कंपाउंड था बच्चा, ध्यान देना वाली बात क्वेश्चन है। ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड को जब कंबशन कर दिया गया, कंपाउंड को जब कंबशन कर दिया गया तो कंपाउंड के अंदर में से कार्बन डाइऑक्साइड, जितना कार्बन था वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जितने हाइड्रोजन था वो सारे को सारे वाटर के अंदर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो जितने कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में, जितना हाइड्रोजन था वाटर में आ गया। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसी मॉलिक्यूल के अंदर में से कार्बन का परसेंटेज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू कार्बन का मास 12, टोटल मास हो जाएगा 44 इंटू 100 तो होता है, इंटू जितना ग्राम था 3.08 कर देंगे तो ये आ जाएगा 84%। तो कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, इसमें से हाइड्रोजन का मास 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 18 इंटू 100 इंटू 0.72 इक्वल टू 8%। देख लो सेम क्वेश्चन को मैंने किस तरीका से छोटा करके बोला था। अब देखो ये क्वेश्चन से पूरा, अगर बोला कि इसी कंपाउंड से ये बना इतना ग्राम, तो इन ग्राम से हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल दिया। अब निकालने के बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हमारे पास से रास्ता क्लियर हो गया। जो पिछला क्वेश्चन था उसी हिसाब से हमें कर पाएंगे। देख लो कैसे होगा ना, हम करेंगे एलिमेंट हम करेंगे परसेंटेज या मास परसेंटेज कह सकते हो, हम करेंगे मोलर मास या एटॉमिक मास कह सकते हो, हम करेंगे मोल, हम करेंगे मोल्स, हम करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो कैसे हो जाएगा, एलिमेंट में कार्बन एंड हाइड्रोजन परसेंटेज में आ गया 84 एंड 8 है, 84% एंड 8%, ये हो जाएगा 12। कार्बन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 एटॉमिक मास 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फिर 84/12 इक्वल टू 7 है, 8/1 इक्वल टू 8 है। सिंपलेस्ट है तो कार्बन 7 एंड हाइड्रोजन 8 है। ये क्वेश्चन डिटो था IIT JEE मेंस का क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पर करा। कैसे ना, यही इस तरीका से सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, देखो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया ना, जो कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन था उसको कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया। तो क्वेश्चन में ये गिवन था पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का मास, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन का मास बटा टोटल मास इंटू 100 इंटू 3.08। सिमिलरली हाइड्रोजन का परसेंटेज निकला। तो परसेंटेज के बाद मोल निकालना हमें पहले से सीख लिया है, इससे पहले भी यही काम करा था। समझ में आ गया। तो फिर सिंपलेस्ट मोल तो ये ऑलरेडी है, तो यही है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। समझ में आ गया होगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमने कर दिया 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कंपाउंड हैज ए कार्बन एंड हाइड्रोजन आफ्टर कंबशन इट प्रोड्यूसेस 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम वाटर, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। ये आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 34 का आधा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 का 50% पार्ट है। हम ये ध्यान रखे हैं कि आपके स्कूल में जो आएगा, नीट में आएगा, JEE में आएगा, तो इसी से कवर होगा ही होगा। ठीक है, आप ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद
आपको प्रीवियस ईयर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको आ जाएगा। ये है एक एक्सपीरियंस टीचर का बात। तो अभी देखो क्या होता है, एक कंपाउंड हैज ए कार्बन एंड हाइड्रोजन आफ्टर कंबशन, इतना इतना क्वेश्चन तो मुझे याद भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि कंपाउंड है जिसके अंदर में कार्बन एंड हाइड्रोजन है। इस कार्बन एंड हाइड्रोजन को जब हम कंबशन करेंगे, ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जितना भी कार्बन था, जितना हाइड्रोजन था, वो सारे वाटर बन जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे टोटल कितना है ना, 3.38 ग्राम है। वाटर कितना है ना, वाटर होता है 0.69 ग्राम है, 69 ग्राम है। तो अब हमारा पहला काम क्या है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 12/44 इंटू 100 इंटू 3.38, दिस इज इक्वल टू, ये करीब करीब होगा 92.18%। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को मैंने पिछले 22-23 साल से ही पढ़ा रहा हूं, तो मुझे याद है। तो अब हम करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसमें से मास 2 है, टोटल मास वाटर का 18 इंटू 100 इंटू जितना मास था 0.69, ये करीब हो जाएगा 7.68% के आसपास आएगा। देख लेना आप लोग। जब परसेंटेज मिल गया 92 एंड 180, तो अब हम एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे। कैसे ना, सबसे पहले एलिमेंट, फिर आएगा परसेंटेज, फिर आएगा एटॉमिक मास, फिर आएगा मोल, फिर आएगा एम्पिरिकल फार्मूला। यही कॉन्सेप्ट है। एलिमेंट तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, परसेंटेज जो है 92.18%, हाइड्रोजन 7.68%। तो ये 12 है, ये 1 है। अब डिवाइड करेंगे 92.18 बटा 12 इक्वल टू 7.78 के आसपास आएगा, देख लेना। तो ये आ जाएगा 7.68 बटा 1 इक्वल टू 7.68, ये लगभग सेम है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा ना, 7.78 बटा 7.68 इक्वल टू 1, फिर 7.68 बटा 7.68 इक्वल टू 1। ये क्यों करा मैंने ऐसे ना, जो मोल होता है, जो छोटा मोल होता है, जो छोटा मोल होता है, अगर मैं कह दूंगा यहाँ पर कार्बन 7.78, हाइड्रोजन है 7.68, दोनों लगभग सेम है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में C1H1 आ जाएगा। तो उसी को करने के लिए हम क्या करते हैं ना, 7.78 डिवाइडेड बाय 7.78, 1 लगभग, ये 7.68 डिवाइडेड बाय 7.68, ये भी लगभग 1 है, समझे। तो ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक उस तरीके से क्या करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब यानी C1H1, इसको बोलेंगे C एंड H, यही है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट क्वेश्चंस। समझ आ गया होगा, इधर समझ नहीं आया। अगर ये 7.78 7.68 लगभग सेम है, अगर मैं ऐसे करता C 7.78 हाइड्रोजन है 7.68, तो लगभग सेम है, तो इसको हमें काट भी सकते हैं, तो हमें C एंड H कर देंगे ना, फिर सेम हो गया ना दोनों लगभग। तो इसीलिए करते हैं कि जो छोटा है उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट रेशियो में आना चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो आया, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 नंबर क्वेश्चन सी यही था ना। अच्छा ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन था बेटा। 6 नंबर पे 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट है मैंने बड़े समझदारी से रखा, आपको सारे क्वेश्चन से इसी के अंदर में आ जाएगा। क्या है ना, तुमने देखा होगा, मैंने जब क्वेश्चन सी करा होगा, इसके अंदर में मैंने क्वेश्चन सी जब करा होगा, इधर से ये बात क्या बोला था कि अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के बाद अगर मोलर मास दिया होगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तब हमें मोलर फार्मूला निकाल पाएंगे। यानी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड होने के बाद अगर मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी दिया होगा, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। डायरेक्टली है तो अच्छा ठीक है, इनडायरेक्टली होगा तो क्या क्या इनडायरेक्टली ABC क्वेश्चन मेरा है वो हमें देखेंगे, ठीक है। इनडायरेक्टली होगा तो पहले मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए
मेरा एम्पिरिकल फार्मूला CHA आ चुका है, अभी मैंने करा था। CHA एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला तीनों के लिए सेम हो गया। अब क्वेश्चन आ गया ए पार्ट में, अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड 70-80 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसी में से ABC के पार्ट करूंगा जरूर। मैंने ए पार्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने लिख दूंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो पहले आ चुका है CH, ठीक है। तो फिर मैं कहूंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा ना, कार्बन का 12 प्लस 1 हाइड्रोजन इक्वल टू 13। तो कार्बन का CH का ये हो जाए एम्पिरिकल फार्मूला मास 13 U। तो फिर गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, गिवन दैट है, इसके अंदर में गिवन दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है बच्चा, मॉलिक्यूलर मास 78 दिया हुआ है, 78 U दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये हम करेंगे। ये फार्मूला होता है। तो फिर क्या होगा ना, ये फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास यानी 78 बटा 13 इक्वल टू 6। तो 6 आ गया एन का वैल्यू। देख लो बच्चा, जब एन का वैल्यू 6 आ गया, एन का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, तो हमारे पास ये फार्मूला के अलावा दूसरा फार्मूला भी एक है, एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एम्पिरिकल फार्मूला, दो फार्मूला सेम है। तो एन मास से मिलेगा, इस फार्मूला में एन पुट होगा, इस फार्मूला में एन पुट होगा। कैसे पुट होगा ना, 6 इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, सही समझा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, फिर हमें कहेंगे इट इज इम्प्लाई दैट 6 इक्वल टू बच्चा क्या हो जाएगा ना, 6 इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला CH। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू C6H6, क्योंकि 6 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आप लोगों ने सब ने पढ़ा भी होगा कि C6H6 किसका फार्मूला है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये इसी की फार्मूला है। तो क्वेश्चन से मैंने बनाया, किसी बुक में होगा नहीं होगा मैंने कभी देखा नहीं। तो अब यही जो है हमारे क्वेश्चन सी ए पार्ट का क्वेश्चन से हमने सॉल्व करा। देख लो ए पार्ट ये है कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला तो पहले हमें निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें ए बी सी में मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, उसके लिए मोलर मास गिवन होना जरूरी है। ये तो डायरेक्टली गिवन था, हमने कर दिया। अब 2 बच गया, इनडायरेक्टली गिवन कैसे है वो चलो करते हैं, समझ आ गया होगा। तो अब हमें इनडायरेक्टली कैसे करते हैं उसके पास जाएंगे। बी पार्ट में वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 6.5, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड 6.5 बी पार्ट में करने चाहेंगे। बी पार्ट में सबसे पहले वेपर डेंसिटी कितना दिया गया है 6.5। जरा देखो इधर से, एम्पिरिकल फार्मूला गिवन कितना था हमें निकाल चुके हैं शुरुआत में। एम्पिरिकल फार्मूला एबीसी तीनों के लिए सेम है, ठीक है ना। एम्पिरिकल फार्मूला हमें निकाल चुके हैं, कितना है ना CH है। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल देंगे, कितना आ जाएगा बच्चा, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ जाएगा ना 12 + 1 = 13। एम्पिरिकल मास निकल गया, फार्मूला मास। तो फिर हमें N = मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया नहीं है, कोई बात नहीं, अभी पहले निकालते हैं, अभी N की जरूरत नहीं है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला 13 आ गया। वेपर डेंसिटी जो दिया हुआ है, एक फार्मूला है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 2 × 6.5 = 13। अरे ये भी 13 आ गया, वो भी 13 था, कोई बात नहीं।
तो n इक्वल टू मॉलिकुलर मास बटा एम्पेरिकल फार्मूला मास, दिस इज इक्वल टू 13/13 इक्वल टू 1। तो n का वैल्यू जब 1 आ गया तो एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला बटा CH जो एम्पेरिकल फार्मूला था, इट इज इम्प्लाई दैट मॉलिकुलर फार्मूला भी CH हो जाएगा। यही ये हमारी कंसेप्ट है। यानी यहाँ पर हमने वेपर डेंसिटी के फॉर्म में जो दिया हुआ था उसको हमने मॉलिकुलर मास में निकाल दिया। ये फार्मूला नया आया, तुम्हारे लिए नया आया कि मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये के फार्मूला होता है। ठीक है, अब फिर हमें जाएंगे दूसरा सी वाला पार्ट को। ओ वाला बच्चा, सी वाला पार्ट कौन है? सी वाला पार्ट है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन के 34 जो क्वेश्चन है उसको मैंने पार्ट पार्ट करके करा रहा हूं। अगर ए बी को हटा देंगे, 6 नंबर क्वेश्चन में एम्पेरिकल फार्मूला आ गया CH, तो सी पार्ट को जोड़ देंगे इसके साथ, ए को बी को हटा देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। शुरू में पेपर होगा, जुलाई में पेपर होगा, स्कूल वगैरह में आएगा ही आएगा 34 जो क्वेश्चन होता है, हो गया, इंपॉर्टेंट है। तो 10 ml ऑफ द गैसियस कंपाउंड एट STP ऑक्यूपाई 11.6 ग्राम, फाइंड मोलर फार्मूला। थोड़ा STP के फॉर्म में दिया, इनडायरेक्टली दिया, ठीक है, बोल दिया कि 10 ml ऑफ द गैसियस, जो कंपाउंड था वो 10 ml था। अब हमें दोबारा इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर ये जो 6 नंबर क्वेश्चन का सी पार्ट को हम करेंगे, इसमें एम्पेरिकल फार्मूला में निकाल चुका हूं जिसका वैल्यू था CH। फिर एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है ना, 12 + 1 इक्वल टू 13, ये डन हो चुका है। अब क्वेश्चन से गिवन क्या कर दिया, गिवन दिया गया है कि 10 ml ऑफ गैस, 10 ml ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को STP कहते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में कराया, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में। 10 ml ऑफ गैसेस एट STP ऑक्यूपाइज 11.6 ग्राम, सही है। लेकिन STP में 10 ml काम नहीं करेगा ना, तो 22.4 ml ऑफ द गैस विल ऑक्यूपाई 11.6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 22.4, दिस इज इक्वल टू 26 ग्राम। अगर ये 26 हो गया तो मॉलिकुलर मास कितना आ गया, 26 आ गया, यानी एम्पेरिकल फार्मूला मास 13, तो मॉलिकुलर फार्मूला मास कितना आ जाएगा 26। तो n कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ, 26/13 इक्वल टू 2। तो 26/13 इक्वल टू 2 अगर n आ गया तो आपका यही 2 इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला बटा एम्पेरिकल फार्मूला, इट इज इम्प्लाई दैट मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH, दिस इज इक्वल टू C2H2। C2H2 क्या है, इथाइन है, ये के वेल्डिंग गैस है, ये के वेल्डिंग गैस है, 2 मेटल को जोड़ता है, वेल्डिंग गैसेस है, आगे जाके पढ़ोगे फिर जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका इथाइन बोलते हैं, ये है। तो फार्मूला आंसर में C2H2, अगर आप देखोगे मैंने कैसे करा, इसको देख सकते हो, स्लो करके भी देख सकते हो, एम्पिरिकल फार्मूला तो पहले निकाल चुके थे, राइट। इस तरीका से हम लोग जो तुम्हारा क्वेश्चंस वगैरह में नीट जेई का फंडा, देखो इसमें से बुक में जो स्कूल में जो क्वेश्चन आएगा, नीट जेई में इससे थोड़ा छोटा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसमें से जल्दी क्वेश्चन करना होता है। चलिए अब हमें देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। बड़ा 7 नंबर क्वेश्चन ही जेई मेंस के लिए ही रहेगा एंड IIT एडवांस के लिए ही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का समरी एक बार समझो क्या कह रहा है। एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, मतलब जिसके अंदर में पानी लगा हुआ है, उसको जब हमें हीट करेंगे करीब करीब 51 थोड़ा देख लो क्वेश्चन को, हाँ 51.2% ऑफ पानी निकल जाएगा। दोबारा कहूंगा, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, पता नहीं वो कौन सा सॉल्ट है, उसके अंदर में पानी, क्रिस्टलाइन का मतलब पानी, अनहाइड्रस मतलब सूखा सॉल्ट, ठीक है, अनहाइड्रस का मतलब सूखा सॉल्ट एंड क्रिस्टलाइन मतलब पानी वाला सॉल्ट। तो एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करने से 51.2% पानी निकल गया है विथ रेस्पेक्ट टू वेट।
जब अनहाइड्रस सॉल्ट बन गया पानी निकलने के बाद उसको जब एनालिसिस किया गया तो मिला क्या क्या परसेंटेज, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशंस मिला। मैग्नीशियम 20%, सल्फर 26.66% एंड रेस्ट ऑक्सीजन बच गया, रेस्ट ऑक्सीजन बच गया। अच्छा, इसी से एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अनहाइड्रस सॉल्ट विल बी द 120 मॉलिक्यूलर वेट बोला, देन फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। पूरे फार्मूला क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, मीनिंगफुल क्वेश्चन है। पॉज करके अगर आपको पॉज करके अगर आपको सॉल्व करना है तो करो, नहीं तो मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं थोड़ा याद कर लेता हूँ। 20 अंडे 26.66, ये 51.2% पानी निकल रहा है। अनहाइड्रस सॉल्ट का मास इतना है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कितना याद होता है क्वेश्चन से मुझे। चलिए, एक आपके पास है, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। क्या नाम इसका बेटा? एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है आपके पास। इसके अंदर में क्या क्या है ना? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। क्वेश्चन में गिवन है मैग्नीशियम जो है वो 20% है, सल्फर जो है 26.66% है, रेस्ट बोल दिया ऑक्सीजन। तो आप दोनों को प्लस करो, 100 से माइनस करो। दोनों को प्लस करके 100 से अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? करीब करीब 26 10 36 10 46.66। अगर 46 होगा तो वो हो जाएगा 54, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा 53.44। ये ऑक्सीजन हो गया। दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर दिया, डन। क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इनको स्ट्रांगली हीट करा। क्या करा मैंने? इसको जब हीट करा तो इसके अंदर में खाली मैग्नीशियम बच गया, सल्फर बच गया एंड ऑक्सीजन बच गया। इसके पास पानी भी था, इसके अंदर में पानी भी था। तो ये देखा गया तो पानी निकल गया। तो कितना परसेंट पानी निकल गया? क्वेश्चन में लिखा हुआ 51.2% पानी निकल गया, रिमूव हो गया। तो अगर 51.2% पानी निकल गया तो मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन क्या है? ये अनहाइड्रस सॉल्ट है, सूखा सॉल्ट है, इसमें पानी नहीं है। तो ये कितना होगा परसेंटेज के हिसाब से? 51 गया। अगर 51 होगा तो 49.2 एक्स्ट्रा है, तो 48.8% अनहाइड्रस सॉल्ट का मास बचा एक तरीका से। फिर क्वेश्चन बोला कि जब ये अनहाइड्रस सॉल्ट को, अब ये क्या बन गया? अनहाइड्रस सॉल्ट, अनहाइड्रस सॉल्ट। बड़ा क्वेश्चन है, मैं जल्दबाज नहीं करूंगा। अनहाइड्रस सॉल्ट बच गया, सूखा सॉल्ट बच गया, पानी निकल गया। इन अनहाइड्रस सॉल्ट को जब वो एनालिसिस किया गया, जब इसको क्या किया गया? एनालिसिस किया गया, एनालाइज्ड किया गया, तो क्या क्या मिला ना? ये अनहाइड्रस सॉल्ट के अंदर में एक्चुअली जो बोला गया था, इसी को जब एनालिसिस किया गया तो मैग्नीशियम कितना था? मैंने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। यही एक्चुअली एनालिसिस करने से मिला। मैग्नीशियम 20% है, सल्फर जो था 26.66% है, ऑक्सीजन मैंने दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया, उधर से कितना मिल गया? 53.44%। ये एनालिसिस जब किया गया तो ये मिला। अब क्वेश्चन पूछा ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? और एक क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर में कि जो आपके जो अनहाइड्रस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास जो है 120 है। इसके जो मॉलिक्यूलर मास है वो 120 है, ये गिवन है बेटा। मॉलिक्यूलर मास तो 120 गिवन दे दिया। अभी फार्मूला अनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फार्मूला तो आया नहीं ना। तो तुम्हारा क्वेश्चन में बोला कि क्रिस्टलाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें अनहाइड्रस का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, है ना। तो वही जब निकालेंगे, ये तीनों एलिमेंट से हमें सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट से हमें सॉल्व करने जाएंगे। देखो हमारे पास ये तीनों एलिमेंट हैं,
जब सॉल्व करेंगे ध्यान दो, ये हो जाएगा एलिमेंट, ये हो जाएगा परसेंटेज, ये हो जाएगा मोलर मास या एटॉमिक मास, एंड ये हो जाएगा मोल, मोल। अब ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। एलिमेंट में आ जाएगा मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज में आ जाएगा 20, 26.66, 53.44। एटॉमिक मास में ये 26 आएगा, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 16। मोल जब निकालेंगे 20/24, दिस इज इक्वल टू 0.83। फिर ये आ जाएगा 26.66 डिवाइडेड बाय 32, ये भी आ जाएगा 0.833। तो इधर जो आएगा 53.44/16, तो ये आ जाएगा 3.53 के आसपास या 54 के आसपास आएगा। 3.54 आ जाएगा, 16 3 48 से 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बेटा ये जो पॉइंट पॉइंट में आया तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या ट्रिक्स बोला था ना, जो छोटा मोल है उसको सब में डिवाइड करेंगे। तो यानी 0.833 डिवाइडेड बाय 0.833 इक्वल टू 1। फिर इधर में 0.833 बटा 0.833 इक्वल टू 1। फिर इधर से 3.54 बटा 0.833 इक्वल टू 4। तो अब बोलो क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। किसका एम्पिरिकल फार्मूला में निकाला, अनहाइड्रस सॉल्ट का। पूछा मगर क्रिस्टलाइन सॉल्ट का, लेकिन अनहाइड्रस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। कैसे होगा बच्चा ना, हमें यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट, जिसमें पानी नहीं है, अनहाइड्रस सॉल्ट का कितना आ गया, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन में 4। दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट। ये आ गया मैग्नीशियम सल्फेट। बच्चा जब मैग्नीशियम सल्फेट आया तो ये एम्पिरिकल फार्मूला था। अब बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का 26 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 4 64, दिस इज इक्वल टू 120। अरे एम्पिरिकल फार्मूला मास 120। आपको मैं थोड़ा देखा देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी 120 दिया हुआ है, इधर देख लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी 120 है, मॉलिक्यूलर मास भी। तो यानी एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। कैसे होगा ना, एम्पिरिकल फार्मूला 120, मॉलिक्यूलर मास एम इक्वल टू 120, इट इज इम्प्लाई दैट एन इक्वल टू 120 बटा 120 इक्वल टू 1। एन अगर 1 हो जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा ना, 1 इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बटा एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज इम्प्लाई दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज इक्वल टू मैग्नीशियम सल्फेट। तो यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही है एम्पिरिकल फार्मूला। किसका किसका ये बात मैं कर रहा हूं, देख लो किसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला किसका है, अनहाइड्रस सॉल्ट का। अनहाइड्रस सॉल्ट का जो भी एम्पिरिकल फार्मूला आया वही है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट का पूछा, क्रिस्टलाइन सॉल्ट का पूछा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन ये पूछा, क्या 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 करेंगे फिर ना, हमें जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉल्ट अनहाइड्रस सॉल्ट में क्या फर्क है ना, सिर्फ पानी निकल गया ना। तो हमें अभी थोड़ा ये वाला 51.2% का कंसेप्ट लेंगे। क्या कहा ना, आप देखोगे 51.2% है, राइट, 51.2%। तो अगर हम इधर से देखेंगे कि 51.2% ये तो था। अब इधर देखो टोटल मास कितना है, कितना पानी मॉलिक्यूल निकला फाइंड करेंगे। देखो बेटा 48.8% के लिए टोटल मोलर मास कितना 120। तो मैं यहीं से आपको एक साइड में करके दिखाता हूं। इधर देखो मैं यहां से करके दिखाता हूं, 48.8% के लिए टोटल मास जो होता है कितना होता है, मास कितना हो गया 120। तो फिर 51.2% के लिए कितना होगा
51.2% के लिए मास कितना होगा, इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 48.80 इंटू 51.2, दिस इज इक्वल टू 126। थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी वाटर 126 ही ग्राम निकला है। यू अंडरस्टैंड, वाटर 126 ग्राम निकला है। समझ में आ गया ना, ये 120 था 48% के लिए, 48.8% के लिए, 51.2% के लिए 126 हो जाएगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है मास, मोलर मास। तो यानी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू 126/18 इक्वल टू 7। अब पानी का मॉलिक्यूल 7 मिल गया हमको। जब पानी मॉलिक्यूल 7 मिल गया तो फिर हमें बड़े आसानी से एम्पिरिकल फार्मूला जब हम इधर से निकालेंगे, कहाँ पर था, यहाँ पर मॉलिकुलर फार्मूला हमें निकालने के लिए बोला। बड़े आसानी से हमें क्या करेंगे ना, इट इज इम्प्लाई दैट ए मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू मैग्नीशियम सल्फेट था डट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये इस फार्मूला का नाम होता है एप्सम, इसके नाम होता है एप्सम। यानी एप्सम सॉल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा कि क्रिस्टलाइन का कितना है। हमने उधर से पानी मॉलिक्यूल को निकाल के, अब देख सकते हो मैंने क्या क्या करा इसके अंदर में, ज्यादा छोटा करने से दिखेगा नहीं। ये देखो, हमने इधर से पानी मॉलिक्यूल का टोटल मास को निकाल के जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया उसको 18 में डिवाइड कर देंगे, 7 आया तो 7 वाटर मॉलिक्यूल इधर लिखेंगे तो पूरे क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिकुलर फार्मूला आ गया। क्योंकि इसमें से एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला बराबर था, क्योंकि जो मोलर मास दिया गया था एम्पिरिकल फार्मूला मास वही निकला था। थोड़ा सा ये क्वेश्चन से था टिपिकल, मगर मैं आपको ज्यादा कंसेप्ट के हिसाब से समझा दिया। आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देख लो, आपको आ जाएगा जरूर। एंड और भी कई वेराइटीज क्वेश्चन सी है, XYZ करके, X% करके, इतने सारे क्वेश्चंस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वीडियो और भी लंबा हो चुका है, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिया। इतने क्वेश्चन करोगे तो आपको और तो कोई नया क्वेश्चन आएगा भी ना, वो आप खुद कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ विद्या सर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको बाद में फायदा आपको होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे ताकि स्टोशियोमेट्री आसान हो जाएगा। थैंक यू।